Hello friends, good morning everyone. Today we are going to start with the new topic of GST, that is Goods and Service Tax. The name of the topic is Levy and Collection of CGST and SGST including reverse charge. इसका क्या मतलब है Levy of Taxes? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि Levy and Collection of Taxes किस तरह से एप्लीकेबल है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 है। आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन states that no tax is levied or collected except by the authority। मतलब कोई और भी अथॉरिटी के बिना हमसे टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है जी। Therefore, a charging section must be there in every tax statute for levy and collection of tax। तो उसके लिए फिर इन्होंने चार्जिंग सेक्शन बनाया जिसके अंदर वो टैक्स लिवाई कर सके। ठीक है जी। फर्दर, बिफोर imposing any tax, it should be shown that the transaction and the person on whom tax is so imposed falls within the purview of charging provision। In clear words, no one can be taxed by implication। बेसिकली कहने का क्या मतलब है, जो भी टैक्स पे करना है वो एक चार्जिंग अथॉरिटी या प्रॉपर अथॉरिटी के थ्रू ही टैक्स चार्ज किया जाए, उससे कोई भी और पर्सन टैक्स ना ले पाए। इसलिए लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की प्रोविजन लानी पड़ी सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में। आज सिर्फ हम सीजीएसटी एंड एसजीएसटी डिस्कस करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी किस केस में कैसे कैसे टैक्स लिवाई किया जाता है। तो जीएसटी टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करने के लिए बच्चे कुछ स्टेप्स इस तरह से बताए गए हैं। स्टेप्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी। जीएसटी की लायबिलिटी में को डिटरमिन करने के लिए कुछ स्टेप्स डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई। अब जीएसटी रिजीम की बात करें बच्चे, द टैक्सेबल इवेंट विल बी द सप्लाई ऑफ गुड्स। टैक्सेबल इवेंट विल बी, मतलब जो टैक्स किसके ऊपर लगेगा, विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विसेज पे लगेगा, या गुड्स एंड सर्विसेज में आएंगे, उन दोनों पे लगेगा। ठीक है जी। तो सप्लाई इज अ मच ब्रॉडर टर्म देन टैक्सेबल इवेंट। जो सप्लाई है ये एक ब्रॉडर टर्म है, किस चीज से, टैक्सेबल इवेंट से। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है कि सप्लाई किस चीज पे है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग पे है। मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ गुड्स। ठीक है जी। सप्लाई में सब कुछ आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एटसेट्रा। एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज एटसेट्रा। ठीक है जी। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल कमर्शियल सप्लाईज। सप्लाईज में क्या क्या आता है, सप्लाई इंक्लूड्स, हमने अर्लियर चैप्टर्स में किया हुआ है ये सब, इंक्लूड्स ऑल कमर्शियल सप्लाईज लाइक सेल, ट्रांसफर। ठीक है जी। बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज, और क्या आ जाएगा, लाइसेंस, रेंटल, लीज एटसेट्रा, सब कुछ आ जाता है। तो जीएसटी में बच्चे एक और चीज है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है। जीएसटी में एक बात कही गई है, इन जीएसटी इट इज नॉट नेसेसरी दैट सप्लाई शुड बी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जरूरी नहीं है कि सप्लाई वन पर्सन टू अनदर ही हो रही है, वन पर्सन टू अनदर। अब इसका क्या मतलब है, सप्लाईज दो एंटिटीज के बीच में भी हो सकती है, एंटिटीज, बिटवीन टू एंटिटीज। दो एंटिटीज
दो बिजनेसेस के अंदर भी सप्लाई हो सकती है। तो इसलिए जीएसटी कहते हैं कि इवन सेल्फ सप्लाईज विद इन द एंट्री आल्सो कम्स अंडर द जीएसटी। अगर कोई एक एंटिटी खुद को ही सप्लाई कर रही है गुड्स, तो वो भी जीएसटी रिजीम के अंदर आता है। तो सप्लाई जरूरी नहीं है कि पर्सन टू अनदर पर्सन हो, इट कैन बी बिटवीन एंटिटीज, इट कैन बी बिटवीन सेल्फ सप्लाईज बिटवीन द एंटिटीज आल्सो, तो वो भी सभी जीएसटी के अंदर आएंगे। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई की एग्जिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी काम आता है। दूसरी बात, आइडेंटिफाई वेदर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, की जो सप्लाई है वो किस चीज की है, गुड्स की है, सर्विसेज की है, या दोनों की है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए हमने लास्ट चैप्टर में जैसे किया था, फॉर एग्जाम्पल सपोज अ कार इज गिवन फॉर सर्विस, इसको हम समझिए कि गुड्स की है, सर्विसेज की है, या बोथ की है। सपोज अ कार इज गिवन फॉर सर्विस, सर्विस के लिए कार भेजी, ठीक है। कार इज अ गुड, कार क्या हमारा गुड है, उसकी सर्विसेज के लिए गई है, तो एक्टिविटीज ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर के ऊपर खर्चा हो रहा है, मेंटेनेंस या रिपेयर कर रहे हैं, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सो इन सच सिनेरियो व्हेन द ट्रांजैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस, इस केस में क्या है, ट्रांजैक्शन गुड्स भी है और सर्विसेज भी है, तो इस केस में हम इसे क्या कैलकुलेट करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड सर्विस सप्लाई मानेंगे, इसे मिक्स या कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा। ये हमने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर कुछ पार्ट गुड्स का है, कुछ सर्विसेज का है, तो उसे हम ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज में ही इंक्लूड करेंगे, बिकॉज सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी gives guidelines whether it is based on composite supply or mixed supply or entire supply transaction has to be frozen into one element of such combined supply। अब इसे हम एक सप्लाई मानेंगे, डिफरेंट नहीं मानेंगे, बिकॉज एंटायर हमारा जो सेक्शन 8 है सीजीएसटी का, वो ये बताता है कि एंटायर सप्लाई को हम एक ही मानकर चलेंगे, टैक्सेबल इवेंट एक ही बनेगा कंबाइंड सर्विसेज का। ठीक है जी, लास्ट टैक्सेबल इवेंट सप्लाई वाले चैप्टर में भी हमने ये चीज पढ़ी थी। तीसरी बात आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये बड़ी जरूरी है, आपको पता है कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। इसका क्या मतलब है कि जिस स्टेट में सप्लाई हो रही है वहां पर जाके उसे टैक्स सप्लाई होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई पता लगाना भी बहुत जरूरी हो जाता है इस वजह से, बिकॉज जो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है उसी स्टेट को उसकी टैक्स कलेक्शन करनी होगी। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर है तो वो जीएसटी में नहीं आता बच्चे, वो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स में आ जाएगा, तो इट हैज अ सेपरेट टैक्सेबल इवेंट्स। तो अकॉर्डिंगली उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाईज। ठीक है जी, इसकी प्रोविजंस भी देखते हैं। फर्दर आइडेंटिफिकेशन वेदर इंटरस्टेट सेल्स और इंट्रास्टेट सप्लाईज, ये भी हम सभी चैप्टर्स में करते आ रहे हैं। इंटरस्टेट का मतलब आपको पता ही है, फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इंट्रा स्टेट विद इन द सेम स्टेट। फॉर एग्जांपल पंजाब की सप्लाई पंजाब में है तो वो क्या है, इंट्रा स्टेट है। ठीक है जी, अगर पंजाब की सप्लाई हरियाणा में है वो क्या है, इंटर स्टेट है। पंजाब टू हरियाणा वो इंटर स्टेट है, और पंजाब टू पंजाब इंट्रा स्टेट है। ठीक है जी, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अगर तो विद इन सेम स्टेट है तो इंट्रा स्टेट मानी जाएगी, उसके अंदर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लागू होगा। अगर डिफरेंट स्टेट्स में है या यूनियन टेरिटरीज में है तो उस केस में इंटरस्टेट सप्लाई है, उस केस में क्या होगा, आईजीएसटी लागू होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसलिए आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। देन कम्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स हैव बीन मेड सिंस देयर आर डिफरेंशियल रेट्स। क्लासिफिकेशन क्यों की गई है, बिकॉज हर एक गुड्स का रेट ऑफ टैक्सेशन डिफरेंट है, रेट्स एप्लीकेबल टू गुड्स एंड सर्विसेज आर डिफरेंट। ठीक है जी, तो उनके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली उनको टैक्स लगाया जाएगा। तो क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर क्यों जरूरी है, प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर विच इज इशूड बाय द वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। किसने इशू किया था, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए भी क्लासिफिकेशन जरूरी है। देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेट ऑफ टैक्स। अब रेट ऑफ टैक्स कितना है ये आइडेंटिफाई करना है, किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना है। एसेंशियल्स क्या है 5% है,
10% है, 18 है, 28 है, ठीक है जी। तो इस तरह से रेट ऑफ टैक्स भी डिटरमिन किए जाएंगे एक्सेट्रा, मतलब ये चीज डिपेंड करती है। उसके बाद क्या पता करना बच्चे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेदर देयर इज एनी एग्जम्पशन, उसके अंदर कोई एग्जम्पशन तो नहीं है। कहते लिवाई ऑफ जीएसटी इज अट्रैक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बोथ दोनों पे लिवाई किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू एग्जम्प्ट अंडर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द लिवाई ऑफ जीएसटी, सच एग्जम्पशंस आर नीड बेस्ड एंड इंटेंशन टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। तो एग्जम्पशंस जो दी जाती हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए दी जाती हैं, तो पर्टिकुलर नीड ऑफ एन आर की बात कर सकते हैं कि किस बेस के ऊपर एग्जम्प्ट किया गया है। उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। अब ये भी जरूरी है बच्चे, आइडेंटिफिकेशन टाइम ऑफ सप्लाई क्या सिग्निफाई करता है, द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द लिवाई वुड बी अट्रैक्टेड, किस टाइम पे हम उसके ऊपर टैक्स लिवाई कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द लिवाई वुड बी अट्रैक्टेड, किस टाइम पे उस लिवाई को अट्रैक्ट करेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अराइव एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द लिवाई टू पे सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज शैल अराइज एट द टाइम ऑफ सप्लाई और डिटरमिनिंग इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। इसको भी हमने टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में किया है पहले, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अब वैल्यूएशन किस लिए, ट्रांजैक्शनल वैल्यू पता करने के लिए, किस लिए, बिकॉज जीएसटी क्या लगता है, ट्रांजैक्शनल वैल्यू के ऊपर लागू किया जाता है। ट्रांजैक्शनल वैल्यू पता लगाएंगे तभी जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी पे, चाहे वो सीजीएसटी या एसजीएसटी, किसके ऊपर है, बट किसके ऊपर वैल्यू, एक्चुअल प्राइस ऑफ सप्लाई क्या होगी, जो उसकी ट्रांजैक्शनल वैल्यू है, जिस ट्रांजैक्शन पे वो लगी है उसी एक्चुअल ट्रांजैक्शनल वैल्यू होती है उसकी एक्चुअल प्राइस ऑफ सप्लाई, एक्चुअल प्राइस ऑफ सप्लाई। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हमें पता लगाने में हेल्प करते हैं कि हमारी जीएसटी टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी। फर्दर क्या बातें आ जाती हैं, लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी जीएसटी, अकरेंस ऑफ टैक्सेबल इवेंट। हमने पहले स्टार्टिंग में ही बात की थी कि टैक्सेबल इवेंट की मेन पॉइंट है कि टैक्सेबल इवेंट होना चाहिए। वो कब पता चलेगा, वेदर इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या वो गुड्स की सप्लाई है या सर्विसेज की है या दोनों की है, इज द बेसिस फॉर levy of tax under GST. Levy of tax under GST depends upon the happening of the taxable event. Only on the occurrence of the taxable event, the tax is levied under GST. The taxable event in the case of GST is supply of goods and services or both. तो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई या दोनों के ऊपर ही टैक्स लिवाई किया जाएगा। फर्दर लिवाई ऑफ कलेक्शन ऑफ जीएसटी तीन तरीके से है बच्चे, लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ये किसके ऊपर होगा, ये हम इस चैप्टर में कर ही रहे हैं कि किस तरह से सीजीएसटी और एसजीएसटी में लिवाई करेंगे। ये बेसिकली किसके ऊपर होता है, इंट्रा स्टेट सेल्स में, इंट्रा स्टेट सप्लाई में। दूसरा लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी, ये किसके ऊपर होता है, इंटर स्टेट सप्लाई में, ठीक है जी। एंड लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ यूटीजीएसटी, तो यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब लिवाई किया जाएगा, जब कोई यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहे हैं, जैसे दिल्ली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, चंडीगढ़, ये क्या है, सेपरेट यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उसके अंदर उनके स्टेट लॉज एप्लीकेबल यूटीजीएसटी लगाया जाता है। तो बेसिकली अब बात करते हैं लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, जिसके बारे में हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इट कम्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ द जीएसटी एक्ट। तो सबसे पहले आता है फॉरवर्ड चार्ज और आउटवर्ड सप्लाईज अंडर सेक्शन 9(1), सप्लाई ऑफ petroleum products and alcoholic liquor 9(2), reverse charge or inward supplies section 9(3), section 9 subsection 3, supplies by unregistered person section 9 subsection 4, supplies by electronic commerce operators in section 9 subsection 5। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे फॉरवर्ड सप्लाईज ऑन आउटवर्ड सप्लाईज, फॉरवर्ड चार्ज ऑन आउटवर्ड सप्लाईज सेक्शन 9(1) ऑफ बोथ सीजीएसटी एक्ट एंड एसजीएसटी एक्ट। अब इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ऑन मोस्ट ऑफ द गुड्स अंडर जीएसटी टैक्स इज लायबल ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जो जीएसटी में बच्चे टैक्स लगाया जाता है वो किस बेसिस पे लगाया जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या होता है, डायरेक्ट चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज को हम डायरेक्ट चार्ज भी बोल देते हैं, लिखा होगा कहीं पर, हाँ ये रहा,
फॉरवर्ड चार्ज इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट चार्ज, से हम पढ़ते हैं। इन द फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मींस दैट द टैक्स लायबिलिटी शैल बी द लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि जो टैक्स पे करना है किसकी लायबिलिटी है, सप्लायर की लायबिलिटी है जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। And forward charge is also known as direct charge, whereby the supplier of goods and services both is a taxable person who is liable to deduct tax from his recipient of the goods and services or both and deposit with the respective government। मतलब वो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाएगा, डिपेंड्स अपॉन विच द टैक्स इज लिवाइड। इफ सीजीएसटी देन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसने सीजीएसटी टैक्स लिवाई किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कराएगा, अगर एसजीएसटी लगाया या यूटीजीएसटी लगाया तो देन रिस्पेक्टिव स्टेट्स और यूटी, इफ आईजीएसटी देन अगेन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाया तो वो किसको टैक्स जमा करवाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाएगा। Further tax on supplies of alcoholic liquor for human consumption and petroleum products। अब वैसे अल्कोहलिक लिकर को इन्होंने जीएसटी रिजीम से बाहर रखा, तो कैसे? एज पर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014, सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लिकर, अल्कोहलिक लिकर है ना, यूज किया जाता है, चाहे वो विस्की है, रम है ना, कुछ भी अल्कोहलिक लिकर है, ह्यूमन कंजम्पशन जिसके अंदर होती है वो एक्सक्लूड है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी। इसके ऊपर क्या लागू होता है बच्चे? टैक्स। इसके ऊपर बेसिकली एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है जी, ठीक है। तभी लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट कह रही थी लिकर के ऊपर एक्साइज ड्यूटी कम होगी, एक्साइज कमाएंगे तो स्टेट चलेगी, ये सब चीजें। सेकंड बात आई थी बच्चे टैक्स ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने बाहर रखा, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेनली पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल एचएसडी, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल, इन सब के ऊपर क्या लगता है बच्चे? एक्साइज ड्यूटी लागू की जाती है। The excise duty levied on manufacture on the above mentioned petroleum products shall be continued to be levied by the central government। अब कौन लिवाई करती है इसके ऊपर? सेंट्रल गवर्नमेंट लिवाई करती है। सेल्स टैक्स ऑन सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेनली पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। Thus power to impose tax on sale of various petroleum and petroleum products is still provided to the state government। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ही पावर दी गई है कि इनके ऊपर कितना टैक्स इंपोज करना है। ऑन इंटर स्टेट सेल्स ऑफ सच प्रोडक्ट जीएसटी वुड कंटिन्यू टू बी लिवाइड। अगर इंटर स्टेट सेल्स कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ये सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सीजीएसटी सीएसटी सेंट्रल सर्विस टैक्स अभी भी लिवाई किया जा रहा है, ठीक है जी, बिकॉज जीएसटी रिजीम में इसको डाला नहीं है। तीसरी आयत थी बच्चे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अब आप बात करेंगे, पहले तो फॉरवर्ड चार्ज की है ना हमने बात की, फिर हमने बात की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। रेट्स भी इनके, रेट्स ऑफ टैक्स भी कितने कितने हैं? 5% है, 12% है, 18% है, 28% है, 0% टैक्स भी लागू है कई चीज़ों पे, इसेंशियल गुड्स के ऊपर। तो डिपेंड करता है कि किस तरह से रेट्स एप्लीकेबल किए गए हैं। उसके बाद बच्चे आ जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब नॉर्मल सिनेरियो की बात करें, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या कहता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बता रहा है कि नॉर्मल सिनेरियो में टैक्सेस पेड बाय द सप्लायर हु मेड सप्लाई ऑफ गुड्स। जो टैक्स पे कौन करता है? सप्लायर पे करता है, जो कौन है? गुड्स की सप्लाई कर रहा है या सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है या दोनों की सप्लाई कर रहा है। बट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लायबिलिटी टू पे टैक्स वुड नॉट बी ऑन द सप्लायर बट ऑन द रिसिपिएंट ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। जो भी वो जो गुड्स रिसीव कर रहा है उसके ऊपर ड्यूटी चार्ज किया, उसके ऊपर लायबिलिटी शिफ्ट हो जाती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। किस तरह से? ये भी दो तरह से रिवर्स चार्ज लायबिलिटीज लागू की जाती है। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट के अंडर नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर विच द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंगली पे करना जरूरी हो जाएगा। एंड 9(4) के अंदर क्या कह रहे हैं? अंडर दिस ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे सीजीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
ये जो सेक्शन 4 है ये क्या कह रहा है कि सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन जो कि रिसिपिएंट है वो पे करने के लिए लायबल है ऑन ऑल द टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज आर बोथ रिसीव्ड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स आल्सो। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है उससे भी टैक्स कलेक्ट करके पे करने की लायबिलिटी किसकी बनेगी, जिसके पास वो रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। बट नाउ एज अ लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन हैज बीन नोटिफाइड who are liable to pay reverse charge mechanism under section 9(4). तो ये भी आजकल लिस्ट निकाल दी गई है। अब इसको हम सप्लाईज ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को अनरजिस्टर्ड पर्सन को पहले देखते हैं, पहले इसे डिटेल में समझते हैं बच्चे। स्कोप क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का। अब जैसे हम बात करें सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज अनरजिस्टर्ड, अगर तो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, ठीक है जी, अनरजिस्टर्ड सप्लायर है एंड ही मेक सप्लाई टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, किसको सप्लाई कर रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में क्या होगा, देखो जी अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उस केस में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी क्या ड्यूटी बनती है कि वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तौर पे टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएगा। तो वो इसका टैक्स भी पे करेगा और बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेगा जी गवर्नमेंट से, बिकॉज उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन का भी टैक्स पे किया, लेटर ऑन ही विल क्लेम दैट टैक्स टू। दूसरा रहता है सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर तो वो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो जिस टेरिटरी में आउटसाइड द टेरिटरी है तो वो टैक्स पे करने के लिए उस टेरिटरी में टैक्स पे करना होगा। तीसरा टैक्स इज लिवाइड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे कार ड्राइवर्स हैं, ठीक है जी, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स कैसे हो गए, कैब ड्राइवर्स हो गए, कैब ड्राइवर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं, ठीक है जी, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं किस तरह से, ओला या उबर, है ना, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कैब ड्राइवर्स बिलोंग्स टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, नेचर ऑफ लिवाई क्या है, रिवर्स चार्ज लिवाई है। टैक्सेबल पर्सन कौन होगा, ओला और उबर हैव टू पे टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन द रिसिपिएंट ऑफ, अब सपोज मैंने ओला ली तो मैं मुझसे वो जो भी फी चार्ज करेंगे उसके अंदर वो जीएसटी या सीजीएसटी और एसजीएसटी इंक्लूड करके मुझसे फी चार्ज करेंगे, बिकॉज वन चार्ज, तो ये जो टैक्स पे कर रहे हैं ऑनलाइन अगर ऑफलाइन पे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ओला और उबर हैव टू पे टैक्स ऑन सच ट्रांजैक्शंस। तो ये ओला एंड उबर ये कैब ड्राइवर्स के बिहाफ पर भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स है। अब ड्राइवर्स के लिए भी वो टैक्स कौन पे करेगा, ओला एंड उबर पे करेंगे। तो इस तरह से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली जो अगर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है उनका टैक्स भी चार्ज किया जा सकता है। फर्दर बात आई थी सप्लाईज ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये भी दो तरह से है, सप्लाई ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन हो नहीं गया, हाँ जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स चार्ज लायबिलिटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 9(4) ये बच्चे हो गया हुआ, ठीक है, नहीं हुआ। बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो फॉर एग्जांपल बच्चे एक और कंडीशन है, नो रिवर्स चार्ज, नो रिवर्स चार्ज इफ सप्लाईज आर यूज्ड इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इफ supplies are used in furtherance of business। इस केस में भी बच्चे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगाया जाएगा। फॉर एग्जांपल हाउसवाइफ सप्लायर है, हाउसवाइफ सेल्स हर ओल्ड ज्वेलरी टू द ज्वेलर, तो ज्वेलर रिसिपिएंट है, तो इस केस में अब रजिस्टर्ड थोड़ा ना करवाएंगे, अगर घर वाली वाइफ अगर हाउसवाइफ है वो बिजनेस थोड़ा ना चलाती है, तो इस केस में भी नो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा। ऑल्दो सप्लायर द हाउसवाइफ इज अनरजिस्टर्ड पर्सन, चाहे वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है,
सेलिंग ऑफ गोल्ड इज नॉट अ बिजनेस ऑफ हाउसवाइफ। बिजनेस होगा तब वो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उसका तो बिजनेस ही नहीं है, उसने अपनी किसी मजबूरी में आके वो बेच दिए होंगे, तो उस केस में भी बच्चे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई नहीं होता। तो सप्लाईज ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, जैसे अनरजिस्टर्ड गोल्ड स्मिथ सप्लायर है, अनरजिस्टर्ड गोल्ड स्मिथ है जी कोई, से सप्लायर बोलेंगे। सेल गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड टू ज्वेलर, अब वो रजिस्टर्ड ज्वेलर है, तो उस केस में सप्लाईज बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन को हम कैसे डील करते हैं? अंडर दिस नोटिफाइड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर द रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द रिवर्स चार्ज। जो रिसिपिएंट है, जो रजिस्टर्ड ज्वेलर है, रिसिपिएंट कौन हो गया? रजिस्टर्ड ज्वेलर, तो रिसिपिएंट इज लायबल टू पे द रिवर्स चार्ज liability. Under this, only a registered person who is the recipient is liable to pay GST under reverse charge mechanism on all taxable goods or services received from an unregistered supplier. But now a list of registered person has been notified who is liable to pay reverse charge mechanism under section 9(4). ठीक है जी। तो बेसिकली रिवर्स चार्ज में भी अगर तो वो चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है, अगर तो उसका बिजनेस नहीं है तो वो रिवर्स चार्ज के लिए लायबल नहीं है। अगर उसका बिजनेस है तो उसके लिए कौन पे करेगा? जो रिसिपिएंट है, जो रजिस्टर्ड है, वो उसके लिए टैक्स पे करेगा। तो एज पर सेक्शन 9(4) विल बी एप्लीकेबल ओनली फॉर अ स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सच पर्सन शैल बी रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। ये जीएसटी काउंसिल की तरफ से रिकमेंड होने चाहिए। लास्ट में आया था बच्चे सप्लाई ऑफ टैक्सेबल पर्सन बाय इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर्स। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर्स हैं उसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कमर्स ऑपरेटर्स डिस्प्ले प्रोडक्ट्स एज वेल एज सर्विसेज विच आर एक्चुअली सप्लाइड बाय सम अदर पर्सन टू द कंज्यूमर ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल। अब अमेजन वाले हैं, ठीक है जी, या फ्लिपकार्ट है, वो प्रोडक्ट तो लोगों के सप्लाई कर रहे हैं, बनाई किसी कंपनी ने, वो तो अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर बेसिकली लोग आके अपनी गुड्स या सर्विसेज एक्चुअली डिस्प्ले करके अदर पर्सन्स को, कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पे गुड्स बेच रहे हैं। द कंज्यूमर बाय सच गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू दीज पोर्टल्स ऑन प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। द एक्चुअल सप्लायर सप्लाइज द selected product or service to the consumer. The price consideration for the product service is collected by the ECO, electronic commerce operator, from the consumer and passed to the actual supplier after the deduction of commission by the ECO. अब वो क्या करते हैं? अपनी कमीशन काट के जो एक्चुअल टैक्स उन्होंने कलेक्ट किया वो सप्लायर को पास ऑन कर देते हैं। लेटर ऑन सप्लायर विल पे irrespective of all the turnover. All e-commerce operators are mandatory required to register under GST. सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को बच्चे मैंडेटरी है कि वो रजिस्टर करें अपने आप को जीएसटी में। टैक्स शैल बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरीज। इफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स डजंट हैव an establishment in a state, any person representing the e-commerce operator will be liable to pay the tax. अगर उनकी कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ऑनलाइन ही काम है सारा, तो जो भी पर्सन जो ऑपरेट कर रहा है ई कॉमर्स एक्टिविटी को, he will be liable to pay the taxes. Where the consideration has been collected by e-commerce operators, they shall collect tax as TCS at the rate of tax collected at source at the rate of 2%, 1% CGST, 1% SGST on the net value of the taxable supplies made through their platform and need to file GSTR 8 by 10th of the month. हर महीने की 10th तक GSTR 8 में वो टैक्स पे करने के लिए लायबल होंगे, अपनी GSTR सबमिट करेंगे with the collection of TCS at the rate of 2%. I hope so you have got a clarity. अब इसको अगर और बात समझना चाहें इसके लिए, फॉर एग्जांपल अगर ई कॉमर्स बात करें, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट ये कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, किसे? ये किसे फैसिलिटेट कर रहे हैं? फैसिलिटेटिंग सप्लायर।
to supply and goods and services through their platform। ठीक है, कंसीडर्ड है, इनको क्या माना जाएगा, कंसीडर्ड एज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इस केस में ये टैक्स पे करने के लिए लायबल है एट द रेट ऑफ 2%। अब जैसे अगर कौन फिर ये एक और होते हैं बच्चे, उनको बोलते हैं जैसे तनिष्क है, तनिष्क भी ऑनलाइन ज्वेलरी बेचता है। तनिष्क वाले ज्वेलरी बेचते हैं बट वो अपनी वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं, तो इनको ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं माना जाएगा। इनको हम ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं मानेंगे, बिकॉज वो क्या है, वो अपनी ओन खुद की वेबसाइट से, ओन वेबसाइट, तो वो खुद वेबसाइट के ऊपर अपने टैक्स पेज कर रहे हैं, तो वो खुद ही टैक्स पे करेंगे, खुद सप्लायर है, खुद रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो तनिष्क सप्लाई वॉचेज एंड ज्वेलरीज थ्रू देयर ओन वेबसाइट्स वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ई कॉमर्स ऑपरेटर फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन। तो उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर्स नहीं माना जाएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट या डिडक्ट, उनकी क्या बनती है, टीसीएस क्या मतलब टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स, उनकी ड्यूटी बनती है कि वो टैक्स कलेक्ट करें और सबमिट करें। टाइमिंग ऑफ सच कलेक्शन आर अर्लियर इन 2 इवेंट्स, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ एनी अमाउंट या एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट, उस टाइम पे करेंगे। या टीसीएस विल बी डिपॉजिटेड बाय द ऑपरेटर टू द गवर्नमेंट, तो जो भी उनकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो सप्लाईज अपनी एक्चुअल सप्लाईज के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। ठीक है जी, तो these all are the ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स, एंड उसके लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर भी हम टैक्स पे करते हैं। तो बेसिकली सेक्शन 9(3) के अंदर हमने ये पढ़ा कि सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट कैसे लायबल होता है, कैसे रिवर्स चार्ज लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। कोई भी डाउट हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।